APO असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर सहायक अभियोजन अधिकारियों की जो हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्तियां निकाली गई है उसके सिलेबस में आने वाले एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर है। विषय बड़ा छोटा है, आसानी से इस विषय को हम पूरा का पूरा कंठस्थ करके कॉम्पिटिटर इस विषय में से पूछे जाने वाले सवालों में से 100% मार्क्स को सिक्योर कर पाएगा। मेरा ये वीडियो आपको इसमें मदद करेगा, हेल्पफुल रहेगा। अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। मेरा दावा है कि जो विद्यार्थी अंत तक इस वीडियो में बना रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें नोटिस में लेगा, तो इम्तिहान में इस विषय से आने वाले सभी प्रश्नों का 100% 100% सही आंसर वो कर पाएगा। हम बात करते हैं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 को लेकर। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992, तो 1992 का ये एक्ट है। देखिए, कोई भी एक्ट आप किसी भी कंपटीशन के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हो तो एक बात मैं सारे ही कॉम्पिटिटर्स को कॉमन रूप से कहूँगा कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हमारा लक्ष्य है, जो इम्तिहान हमें क्रैक करना है, उसके सिलेबस को नोट करके और एक पर्टिकुलर सिंगल पेपर पर उसके सिलेबस में आने वाले जितने भी एक्ट हैं उन सारे एक्ट्स के डेट ऑफ कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर वॉट एवर द केस में भी, या और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। तो दो चीजें, दो तारीखें हर अधिनियम की। एक पेपर लेना है, मान लीजिए हमारी सिलेबस में 10 एक्ट हैं, तो उस एक पेपर में 10 ही एक्ट के नाम, उनके डेट ऑफ कंसेंट और डेट ऑफ एनफोर्समेंट ये हमको लिख देनी है। और क्या करना है, ठीक ठीक हमें अपने स्टडी टेबल के ऊपर दीवार पे इसे चिपका देना है। तो जहां हमारी टेबल है उसके सामने जो हमारा वॉल है उस पे ये हमें जितने भी एक्ट हैं उनके नाम, उनकी डेट ऑफ असेंट और कंसेंट और उनकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट मनी, यानी कि उसे राष्ट्रपति और गवर्नर से जो सहमति मिली उस अधिनियम को, वो तारीख, और दूसरी तारीख जब से वो अधिनियम पूरे देश में या राजस्थान में, अगर लोकल एक्ट है तो राजस्थान में, और बाकी पूरे देश में जब वो लागू हो गया, तो वो तारीखें आपको जरूर नोटिस में लेनी है। और मेरा दावा है कि जिस कॉम्पिटिटर ने ये काम कर दिया मेरे कहने पे कि वॉल पे एक फिक्स कर दिया, और ये जितने भी सिलेबस की तारीख है, सिलेबस में जो एक्ट हैं उनके दो दो तारीख हैं। मान लीजिए किसी एग्जाम में 10 एक्ट आने वाले हैं तो आपको सिर्फ 20 तारीख याद करनी है, तो 20 डेट्स आप रोज उसको उठ के स्टडी टेबल पे, आप काम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले सिर्फ उन तारीखों को एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे। 1 महीना 2 महीने बाद वो तारीखें आपके दिमाग में जम जाएगी, छप जाएगी, याद हो जाएगी। और मेरा दावा है कि इन तारीखों में से 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आउट ऑफ 100 पूछे जाएंगे। तो 3-4 नंबर कैसे लाए जाते हैं परीक्षा में, उसका सबसे पहला टिप्स आपके सामने रखा। टिप्स देखिए, जरूर एनफोर्सिबल है। अगर आप इसे अपनाते हैं तो ये आपको प्रवर्तन में भी दिखाई पड़ेगा, ये आपको एग्जामिनेशन में एग्जीक्यूट होता भी नजर आएगा कि हाँ, सच में आपके पेपर में 3 से 4 सवाल ऐसे मिलेंगे जिनसे कि हम 1 नंबर बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस एक्ट के भी आपको क्या करना है, डेट ऑफ एप्लीकेशन और डेट ऑफ कंसेंट। तो कंसेंट की डेट, राज्यपाल की गवर्नर की इसे सहमति मिली है 8 नवंबर 1992 को। तो 8 नवंबर 1992 को ऑनरेबल गवर्नर ने इसे कंसेंट दे दी और ये राजस्थान में लागू हो गया 11/11/1992 से, यानी कि 11 नवंबर 1992 से ये राजस्थान में एप्लीकेबल हो गया। देखिए, राजस्थान का लोकल एक्ट है, इसलिए ये राजस्थान इसकी जुरिडिक्शन है, क्राइटेरिया है, ये राजस्थान में होने वाले इम्तिहानों पर ही लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी एक्ट अगर लेजिस्लेचर बनाता है, कोई भी विधि विधायिका ने बनाई, तो उसके पीछे विधायिका का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है।
लॉ मेकिंग के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होती है। तो इस अधिनियम को बनाने के पीछे भी जो लॉ का जो ऑब्जेक्टिव्स रही लेजिस्लेचर्स की, जो विधायिका की उद्देश्य का रही, जो उनका उद्देश्य रहा, वो क्या है? तो बेसिकली प्रीएम्बल में आपको दिखाई पड़ेगा, नाम से भी स्पष्ट है, लेकिन प्रीएम्बल दो चीजों को कैटेगराइज यहाँ पे करता हुआ नजर आएगा। तो दो बातें कैटेगराइज होती हुई दिखेगी आपको। पहली बात तो कि प्रिवेंशन ऑफ लीकेज ऑफ पेपर। तो जो पेपर लीक हो रहे हैं इम्तिहानों में हैं, पिछले वर्षों में हमने देखे राजस्थान में कई परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई, कई परीक्षाओं के पेपर परीक्षाओं से पहले ही लोगों के सामने थे, वो परीक्षाएं रद्द भी की गई नियर फ्यूचर, लेकिन हुआ तो है। तो जो लीकेज हो रहे हैं पेपर्स के, एक तो उनको प्रिवेंट करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया, और दूसरा इस अधिनियम को बनाने के पीछे जो मकसद था वो ये था कि जो परीक्षार्थी जो परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, कहीं ना कहीं वे अनफेयर मीन्स को भी यूज करके परीक्षाओं को पास कर रहे थे। मैं आपको अगर एक फिल्मी उदाहरण दूं तो मुन्ना भाई एमबीबीएस लगभग हम सब लोगों ने देखी होगी, और वहाँ मुन्ना भाई कैसे डॉक्टरेट करते हैं ये भी आप लोगों ने देखा, मैंने भी देखा। तो ये अनफेयर मीन्स हुए हैं। उन्होंने एक डिवाइस का यूज़ किया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से, और वहाँ से घर पे ही उन्होंने अपने घर पे एक टीचर को किडनैप करके और वहाँ से जो भी सही सही आंसर लिखे थे नहीं टॉप कर लिया कॉलेज में है। तो बेसिकली अनफेयर मीन्स का प्रयोग हुआ है, अनुचित साधनों का प्रयोग वहाँ पर करते दिखाई पड़े हैं। अब ये अनुचित साधन टेक्नोलॉजी के साथ बढ़े हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हो गए हैं, मोबाइल के जरिए हो सकते हैं। पहले के टाइम में अगर हम बात करें तो फर्रे वगैरह होते थे, चीटिंग करने के लिए कागज ले जाया जाता था, कहीं छिपा दिया जाता था, है शर्ट की आस्तीन में कई बार ऐसे पेपर्स रख के ले जाए जा करते थे और ऐसे फोल्ड कर दिया जाता था, बाद में वॉशरूम में जाके उसे निकाल के कहीं छुपा दिया जाता था। दे ऑल काउंट अंडर अनफेयर मीन्स। ये सब की सब बातें अनफेयर मीन्स में कवर होने वाली है आगे, और भी बात करेंगे। फिलहाल जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो इसकी प्रीएम्बल है, उसमें दो विषय गवर्न होते हुए दिखे कि पहला तो जो पेपर लीकेज है उनको रोकने का काम करना है, और दूसरा जो परीक्षाओं में अनफेयर मीन्स यूज होके जो एडवांटेज उठाया जा रहा है और जो लोग योग्य नहीं है वे भी नौकरियां पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इन बातों को रोकने के लिए इस अधिनियम को धरातल पे लाना पड़ा। इस अधिनियम को इनेक्ट 1992 में करना पड़ा, और इसमें समय समय पर संशोधन भी करने पड़े। पनिशमेंट को लेकर भी अमेंडमेंट्स हुए, वो भी आगे हम बात करने वाले हैं। और जो 2022 में सेक्शन 8 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके बारे में भी आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। तो चलते हैं आगे। हर अधिनियम में ऑब्जेक्टिव्स होती है, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब सेक्शन 1 की जहां तक हम बात करें तो सेक्शन 1 सारे के सारे एक्ट में एक कॉमन सेक्शन हुआ करता है, जो नंबर पहली चीज तो बताता है कि इस एक्ट का नाम क्या है। तो वो तो हमने सबसे पहले ही डिस्कस कर दिया कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए जो अधिनियम बनाया गया वो 1992 में, यही इसका नाम है। और इसका जो एक्सटेंशन है, जो इसकी एप्लीकेबिलिटी है, जो प्रवर्तन है, वो बोल द टेरिटरी ऑफ राजस्थान है। राजस्थान की धरती पर कोई, राजस्थान के क्षेत्रफल पर कोई परीक्षा होती है तो ये अधिनियम वहां पे काम करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। लागू कब हुआ तो वो मैंने बता दिया, सेक्शन 1 में आपको नोट कर लेना है कि 11/11/1992 है, 11 नवंबर 1992 को ये लागू हो जाता है। अब आगे बात करते डेफिनेशन पोर्शन को लेकर बात करें। कुछ डेफिनेशंस यहाँ दी गई है। सेक्शन 2 डेफिनेशन पोर्शन के साथ डील कर रहा है, और इस सेक्शन 2 का जब आप क्लोज 1 पढ़ोगे तो सबसे पहली डेफिनेशन जो आपको नजर आने वाली है वो है परीक्षा केंद्र, एग्जामिनेशन सेंटर। तो के साथ मैं बहुत सिंपल वे में बात करता हूँ, मुझे थोड़ी बेरट की लैंग्वेज से परहेज होती है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उस लैंग्वेज से थोड़ी समस्या होती है। हम चाहते हैं कि बच्चों तक बात पूरी सरल की सरल भाषा में पहुंचाई जाए, तो जो भी डेफिनेशन दी गई है वो उस तरफ है, वो एक्ट भी आपके पास होगा, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा कोई स्थान
जहाँ पे परीक्षा लेनी तय की गई है वो एग्जामिनेशन सेंटर है। जहाँ पे क्या डिसाइड किया गया है कि वहाँ पे एग्जामिनेशन होल्ड किया जाए, तो जहाँ एग्जामिनेशन हेल्ड किया जाएगा तो वो एग्जामिनेशन सेंटर कहलाएगा। ठीक है, अब एग्जामिनेशन सेंटर में वो पर्टिकुलर प्रीमाइसेस जहाँ परीक्षा ली जानी है वो तो एक इंक्लूड है ही है, लेकिन उससे अटैच एंटायर प्रीमिसेस भी उसमें माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज में कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है, सेंटर क्या है हमारा, एग्जामिनेशन सेंटर कॉलेज ऑफ लॉ है। तो कॉलेज ऑफ लॉ में अब आप अंदर एंट्री की आपने, अब एंट्री करने के बाद आपने बोर्ड पे देखा कि मेरा जो एग्जामिनेशन का जो हॉल है वो हॉल नंबर 2 है, ठीक, या रूम नंबर 102 है। तो 102 में आपके पर्टिकुलर एग्जामिनेशन होनी है, और बाकी और भी कमरे हैं 3, 4, 5, 6, 7, उनमें भी एग्जामिनेशन अलग अलग लोगों के रोल नंबर्स वहाँ अलॉट होने हैं। तो वो सब तो एग्जामिनेशन सेंटर है ही, लेकिन यहाँ लेजिस्लेचर का ये कहना है कि एंटायर प्रीमिसेस अटैच विद द एग्जामिनेशन सेंटर। तो जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर आपका है उससे जुड़ा हुआ एंटायर प्रीमिसेस, मतलब आप जिस टाइम लॉ कॉलेज के उस गेट में एंटर कर जाते हैं, प्रीमाइसेस में एंटर कर जाते हैं, तो हमारे कॉलेज में एंटर करते ही हम क्या देखते हैं कि पार्किंग बनी हुई है पूरी। तो वो पार्किंग भी एग्जामिनेशन सेंटर में यहाँ पे कवर होने वाली है। उसके बाद हमारी एक बिल्डिंग पार्किंग के पास में, मान लीजिए एक BA LLB की बिल्डिंग बनी हुई है, तो वो BA LLB की बिल्डिंग जो आजकल LLM की बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है, तो वो वहाँ पर शायद एग्जाम नहीं होना है, एग्जाम हमारी मेन बिल्डिंग में जो सबसे लास्ट में चढ़ने के बाद होना है। लेकिन फिर भी अब ये उस एंटायर प्रीमाइसेस में कवर होने वाली चीज है, तो वो LLM की जो बिल्डिंग है या BA LLB की जो बिल्डिंग है वो भी एंटायर प्रीमाइसेस में कवर हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि जिस पर्टिकुलर रूम में या जिन पर्टिकुलर कमरों में एग्जाम हो रहा हो वही एग्जामिनेशन सेंटर माने जाएंगे। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर उससे अटैच जो चीजें हैं, मतलब मेरा कहना इतना है कि हम गेट से घुसे और जैसे ही हमने एंटर किया अपने सेंटर के अंदर, वो सारी की सारी चीजें, वहाँ के आने वाले वॉशरूम, वहाँ की और कोई फैसिलिटीज और कोई चीजें बनी हुई है, वहाँ पे पार्किंग इंक्लूडिंग सब का सब वो एग्जामिनेशन सेंटर में कवर होने वाला है। तो ये हुई एग्जामिनेशन सेंटर परीक्षा केंद्र की परिभाषा। उम्मीद करता हूं कि समझे होंगे, बेहतर रूप से समझे होंगे। अब दूसरी बात करते हैं, जो दूसरी डेफिनेशन है वो है सार्वजनिक परीक्षा। पब्लिक एग्जामिनेशन क्या है? तो इन्होंने कहा है कि जो शेड्यूल दी गई है इस एक्ट के अंत में, तो इस एक्ट के अंत में एक शेड्यूल है, अनुसूची है, उसमें जिन परीक्षाओं का जिक्र है वही परीक्षाओं पर ये राजस्थान परीक्षा अनुचित साधनों का प्रिवेंशन एक्ट लागू होने वाला है। तो बात करते हैं कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जिन पर कि यह अधिनियम लागू होगा, शेड्यूल में कौन कौन से विषय दिए गए। तो पहली बात अगर कहूं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली परीक्षा है। तो ऐसी परीक्षाएं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जो अधिनियम बना हुआ है 1957 का, 1957 का जो राजस्थान सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड का जो एक्ट बना है, उस एक्ट के अधीन कराई जाने वाली परीक्षा, या सिंपली हम इसे बात को समझें तो इतना कहेंगे कि जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उनके द्वारा कोई जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा रहे हैं 10th लेवल के, 12th लेवल के, या फिर किसी जगह पे 8th लेवल के, तो वो सब भी यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। तो राजस्थान के सेकेंडरी बोर्ड्स के जो एग्जामिनेशन होते हैं वो यहाँ कवर होगा। दूसरा, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी जो एस्टेब्लिश बाय लॉ है, जो भारत में विधि के द्वारा स्थापित कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेजेस हैं, तो उन कॉलेजेस के द्वारा कंडक्ट जो एग्ज़ाम कराए जाएंगे उन एग्जामिनेशन में भी यहाँ पर आपको ये एक्ट लागू होता दिखाई पड़ेगा। तीसरी बात, अगर महत्वपूर्ण बात हम करें तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग हमारी जो RPSC है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो अगर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, या फिर
यूपीएससी है, तो जो संघ लोक सेवा आयोग है उनके द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्जाम, लेकिन कहाँ होने चाहिए? राजस्थान में होने चाहिए। अगर राजस्थान में ऐसे एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं तो निश्चित रूप से इस एक्ट की प्रायोगिकता बनेगी, ये एक्ट वहाँ पर लागू किया जाएगा। तो हमको इसको इस रूप में भी समझना होगा। इसके बाद तो राज्य में किसी स्वशासित कॉलेज के द्वारा कोई एग्जाम कराया जा रहा है, कोई ऐसा ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस कॉलेज है और स्टेट के द्वारा गवर्न है और स्टेट वहाँ पे हमारे स्टेट में उसका एग्जामिनेशन होता है, तो वहाँ भी कवर होने वाला है। फिर रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम। तो इस तरीके से एक सूची वहाँ पे आपको दिखाई पड़ने वाली है, एक लिस्ट आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेगी। तो उस लिस्ट में हमको जो जो सब्जेक्ट नज़र आएंगे उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें बात करनी होगी इस अधिनियम के एप्लीकेबिलिटी की, लागू होने की जो तरीका है कि ये अधिनियम इन चीज़ों पर लागू होने वाला है। फिर बात करें अनुचित साधन, तो सेक्शन 2C में आपको अनफेयर मीन्स की डेफिनेशन दी गई है कि भाई परीक्षाओं में कौन कौन से अनफेयर मीन्स को यूज किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो कि अनुचित साधनों की श्रेणी में लिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और किसी व्यक्ति से आप सहायता मांगते हो, चाहे वो एग्जामिनर ही क्यों ना हो, आप कहते हो सर प्लीज बता दीजिए, सर प्लीज हेल्प कर दीजिए। कुछ एग्जामिनर होते हैं जो बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से कुछ बता भी थे, लेकिन ये गलत है, अनफेयर है। एग्जामिनर्स को भी चाहिए कि इस तरीके से किसी छात्र विशेष की मदद नहीं करनी चाहिए। ये अनफेयर मीन्स में कवर होगा। आप भी अपराध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप उस बच्चे को भी अपराध करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, कभी नहीं करना है। बीइंग एग्जामिनर, बीइंग अ टीचर, हमें बच्चों को बिगाड़ना नहीं है, सुधारने का काम करना है। सेकेंड, अगर कोई बात करें हम क्या अनफेयर मीन्स होगा, तो कोई भी लिखित प्रिंटेड कोई जो मटेरियल है जिससे कि अनऑथराइज हेल्प की जा सकती है, तो कोई मटेरियल वेदर इट इज प्रिंटेड, रिटन और इन एनी रिकॉर्डेड फॉर्म, तो कोई अभिलिखित रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होगा, कोई लिखा हुआ पर्चा होगा, कोई प्रिंट किया हुआ कोई चीज़ होगी, तो भी वो अनुचित साधन में ही आएगा। कोई रिकॉर्डिंग भी सुनेगा या जैसे भी अनफेयर मीन्स हैं, तो उस तरीके से अगर आप परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करोगे, या फिर जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा, मैंने पहले ही जिक्र किया कि अपराधिकृत दुर्भाषित टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, कोई वायरलेस कन्वर्सेशन है, कोई इलेक्ट्रॉनिक और अदर इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस को यूज करके अगर परीक्षाओं में चीटिंग की गई है, तो दैट इज आल्सो कवर्ड अंडर अनफेयर मीन्स। तो अनफेयर मीन्स क्या है, ये भी बड़ी सरल बात है, हम समझ गए हैं कि ऐसा कोई भी साधन, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, डिजिटल फॉर्म में हो, रिकॉर्डिंग फॉर्म में हो, कागज पन्ने के रूप में हो, चीट के रूप में हो, है पुराने टाइम में होते थे बच्चे हैं कि भाई कुछ चीटिंग करने के लिए पेपर ले जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, कई बार जूतों में पेपर छिपाया जा रहा है, वॉशरूम में पेपर छिपा दिए जा रहे हैं। सबसे पहले आप एंटर हो गए और सीधे सीधे वॉशरूम में जाके पेपर्स रख दिया आपने, बाद में आपको पता है कि थोड़ी देर के लिए टीचर से मोहलत लेके आओगे और उसे देख लोगे, तो ये भी अनफेयर मीन्स ही कवर किया जाएगा। इसके तो एग्जामिनेशन में इन सब को कवर करना या इन सब से हेल्प लेना अनफेयर मीन्स कहा जाएगा। आगे बात करते हैं, जो सेक्शन 2D में जो डेफिनेशन दिखाई पड़ रही है, वो 2D हमें से इतना सा कह रहा है कि अगर इस एक्ट में कुछ टर्मोलॉजी यूज की गई है, कुछ शब्दों को प्रयोग किया गया है, लेकिन वो शब्द यहाँ पर डिफाइन नहीं किए गए हैं, अगर उन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, तो अगर उन शब्दों को इंडियन पीनल कोड 1860 वाला, जो कि अब BNS 2023 है, तो यहाँ भी मुझे लगता है कि लेजिस्लेचर को हाथ के हाथ चेंज कर देना चाहिए था, है? जो BNS 2023 बनाया, तो अब इस एक्ट में भी परिवर्तन करके इस सेक्शन 2D में BNS लिख देना चाहिए लेजिस्लेचर को। लेकिन ठीक है, फिलहाल आपका APO का पेपर है, IPC ही पूछी जानी है, तो आपको IPC ही लिखना है वहाँ पर। तो आपको यही लिखना है कि ऐसे कुछ शब्द हैं, कुछ टर्मोलॉजी है जो कि इस अधिनियम में प्रयोग तो की गई है लेकिन परिभाषित नहीं की गई है। देयर आर सर्टेन टर्म्स, सर्टेन डेफिनेशंस हैं which have been used in this particular act but not defined। तो उनके वही अर्थ होंगे जो कि इंडियन पीनल कोड में उन्हें डिफाइन किया है।
तो अगर ऐसे शब्द आपको आईपीसी में डिफाइन मिलते हैं तो इस अधिनियम के प्रकाश में भी उनको वैसे ही हमको समझ लेना है। फिर हम बात करें जो सेक्शन 3 इस एक्ट का है कि अनुचित साधनों के उपयोग पर प्रतिषेध, मतलब कि ये एक्ट जो बनाया गया उसका जो मर्म है कि परीक्षा में अनुचित साधन उपयोग नहीं होने चाहिए। तो सेक्शन 3 कह रहा है कि नहीं होने चाहिए, प्रिवेंट होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति अनुचित साधनों का प्रयोग कर ले तो उसके दंड की क्या व्यवस्था है। तो सेक्शन 6 के क्लोज 1 में जो अमेंडेड पनिशमेंट है, हालांकि सेक्शन 6 का क्लोज 1 आया है और उसमें सजा तो पहले जितनी थी उतनी ही है, लेकिन आगे कुछ चेंजेस दिखाई पड़ेंगे, वो पड़ेंगे। तो फिलहाल सेक्शन 3 के लिए जो भी कोई व्यक्ति अगर अनुचित साधनों का एग्जामिनेशन में प्रयोग करेगा तो उसे लेजिस्लेचर ने लिखा है कि 3 वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है या 2000 रुपये तक का जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है। तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स और फाइन अप टू 2000 रुपीज। तो ये दोनों ही बातें रहने वाली है। तो पहले सेक्शन 3 पनिशमेंट का, सेक्शन 6 सब क्लोज 1 में कितना पनिशमेंट कि अगर कोई व्यक्ति एग्जामिनेशन में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया गया तो उसको मिल सकती है 3 वर्ष तक की सजा या 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों ही से पनिश किया जा सकता है, दोनों भी लगाया जा सकता है। अब चले सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते। तो सेक्शन 4 कह रहा है कि प्रश्न पत्रों पर अनाधिकृत कब्जा या उनका प्रकटन, अनऑथराइज्ड पोजेशन और लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। डिस्क्लोजर बेसिकली वर्ड यूज किया गया, किस लिए किया गया कि ये किन के लिए किया गया कि भाई जब परीक्षा का टाइम स्टार्ट होगा पेपर डिस्ट्रीब्यूट भी उस टाइम पर ही होगा। हम सब जानते हैं, हमने भी कई कंपटीशन दिए हैं, आप लोग दे रहे हो। तो पहले बेल बजती है, घंटी बजेगी उस कॉलेज की, जैसे ही घंटी बजेगी पेपर सर्कुलेट होना शुरू होगा। तो उससे पहले अगर कोई व्यक्ति प्रश्न पत्र बांट दे या बांटने का प्रयत्न करे या किसी बच्चे को दिखाने का प्रयत्न करे, कब्जे में रख ले, तो अपराध होगा सेक्शन 4 में। तो ऐसा ना तो करना है, ना ही उस प्रश्न पत्र के बारे में कोई जानकारी भी, जैसे मान लीजिए कोई इन्विजिलेटर है, उसके पास पहले से पेपर आ गया। तो हम लोग भी कई बार परीक्षा में इन्विजिलेट किए हैं, कई बार हमने काम किया है, तो हमारे पास पेपर पहले ही आ जाता है, तो हम उस पेपर को पहले पूरा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी बच्चे को उसकी जानकारी दे दें, पेपर ना दें पर इंफॉर्मेशन भी नहीं देनी है। ना पेपर देना है, ना इंफॉर्मेशन देनी है, ना कोई डिस्क्लोजर करना है। बिफोर बेल बजने से पहले नहीं करना है। तो जब तक बेल रंग नहीं हो जाए तब तक आपको ये काम नहीं करना है। आप करते हो तो यू विल बी लाइबल अंडर सेक्शन 4। तो 4 की लाइबिलिटी कितनी है, देखिए यहाँ पे गलती कौन कर रहा है। यहाँ गलती वो व्यक्ति कर रहा है, यहाँ अपराध वो व्यक्ति कर रहा है जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि वो एग्जामिनेशन को बिल्कुल फेयर मीन से कंडक्ट करा दे। मतलब रक्षक ही भक्षक बन रहा है, जिसको रक्षा करने का दायित्व दिया गया वही घोटाले करेगा तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसे मामलों में मिनिमम 5 ईयर, कम से कम 5 साल तक की सजा और अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा यहाँ पे होने वाली है। और जो जुर्माना है शैल आल्सो बी लाइबल विथ फाइन अप टू 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना यहाँ होने वाला है। देखिए अपराध की गंभीरता बढ़ गई है, क्यों कि अपराध करने वाले की जो लायबिलिटी है वो ज़्यादा बड़ी है। एक इन्विजिलेटर की, एक एग्जामिनर की ड्यूटी अधिक है। अगर समाज को शिक्षा देने वाले जो शिक्षक वर्ग हैं वही अगर अपने बच्चों में अनफेयर मीन्स की बात करेंगे तो शायद ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसे शिक्षक भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उनके लिए एक समुचित जगह बनाइए कि आप 5 साल से लेके 7 साल तक जेल में बैठो अगर आप ऐसे काम करते हुए पकड़ाए जाते हो। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, ये कुछ छोटे मोटे अपराध नहीं है, ये बड़े अपराध हैं। क्यों कि आप गलती तो कर ही रहे हो, लेकिन आपकी गलती की वजह से एक अयोग्य व्यक्ति एक योग्य व्यक्ति के स्थान पर जाकर बैठ रहा है, जो बिल्कुल मेरी राय में उचित
नहीं है, और उसके लिए ही 5 से 7 साल तक का दंड उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक स्टूडियस व्यक्ति की, एक मेहनत करने वाले, ईमानदारी से पढ़ने वाले व्यक्ति के ऊपर कुठाराघात कर दिया है। आपने अनफेयर मीन्स का उसको प्रयोग करवा के या मदद करके पेपर को पहले दिखा के, डिस्क्लोज करके, कोई इन्फॉर्मेशन देके सेक्शन 4 का गंभीर अपराध किया है, तो सजा आपको भी गंभीर होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 5 पे आते हैं। तो परीक्षा का जो कार्य जिसको इंटरेस्टेड किया गया है, जिसको न्यस्त किया गया है, जिसको परीक्षा की कराने की जिम्मेवारी सौंपी गई है, अगर वही लोग पेपर्स के बारे में छेड़छाड़ करें, उन पेपर को लीकेज करें, उनसे संबंधित कोई न कोई अनऑथोराइज काम करें, तो पेपर लीकेज करना, एग्जामिनेशन में विदाउट परमिशन से कोई अनऑथोराइज चीज़ें करना, तो किन लोगों की जिम्मेदारी यहाँ पे? जिनके ऊपर परीक्षा कराने का विश्वास किया गया या इंटरेस्टेड किया गया। तो सेक्शन 5 इंटरेस्टेड लोगों के बारे में कह रहा है। तो देखिए, विश्वास अगर किसी पे करते तो आधार होते हैं, और विश्वास में विश्वासघात हो जाए तो चोट भी बड़ी लगती है। मन में कई बार लगता है यार, इस व्यक्ति पे मैंने ब्लाइंड ट्रस्ट किया और इस व्यक्ति ने मेरे साथ चीटिंग कर दी, ये गलत हो गया। कोई और करता शायद मैं सहन कर जाता, तो कोई और करे तो पनिशमेंट अलग होती है, लेकिन इंटरेस्टेड व्यक्ति करे तो यहाँ पे भी देखिए ज़्यादा दंड नजर आ रहा है। सेम पनिशमेंट है, बार बार रिपीट करके याद वही करना है आपको कि मिनिमम 5 मैक्सिमम 7, तो 5 वर्ष तक की सजा या मैक्सिमम 7 साल तक के लिए उसे जेल जाना पड़ेगा, प्लस शेल आल्सो बी लाइबल विथ फाइन अप टू 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपये तक का यहाँ फाइन होने वाला। तो ये आपको देखना है। फिर लेजिस्लेचर ने यहाँ पे संशोधन करते हुए 6A भी बाद में लेटर ऑन यहाँ पे ऐड किया था। तो 6A में धारा 6A जो है उसमें अब प्रश्न पत्रों की चोरी हो रही है। कोई चोरी कर ले, आपने 3 इडियट्स देखी हो, तो कहीं ना कहीं चाबी से चोरी, तो चोरी हुई कि नहीं हुई प्रश्न पत्रों की? कोई चोरी करे, कोई एक्सटोर्शन करके ले ले। मान लीजिए किसी की कस्टडी में प्रश्न पत्र पड़े, पेपर पड़े, आप 2 लोग पहुंच जाओ, चाकू अड़ा दो कि लाओ कहाँ है चाबी, निकालो, और उस चाबी से आप क्वेश्चन पेपर ले लो, लीकेज कर लो, या फिर आप एक्सटोर्शन के बाद लूट भी कर लो। लूट सीधा है कि इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ दिखाओ, इंस्टेंट फियर ऑफ हर्ट दिखाओ, तत्काल मृत्यु, उपपत्ति और तत्काल अवरोध का भय दिखा के लावे निकाल, वरना गोली मार देंगे, और इस तरीके से आप पेपर छीन लो तो लूट बन जाता है। तो लूट करें, एक्सटोर्शन करें, चोरी करें अगर पेपर्स की, तो इनके लिए पनिशमेंट मिनिमम 5 ईयर्स मैक्सिमम 7 ईयर्स तक होगी। और जो फाइन है, यहाँ चेंजेस मिलेगा आपको। फाइन मिनिमम 15,000 का, तो 15,000 का मिनिमम फाइन विच मे बी एक्सटेंडेड टू 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो इस क्लोज पे भी यहाँ ध्यान देना है कि 15,000 मिनिमम फाइन है और 1 लाख रुपया मैक्सिमम हो सकता है। बाकी दोनों प्रोविजन ऊपर वाले देखे हमने, तो 5-7 तो क्राइटेरिया था ही, 5-7 करना है और 10,000 देना है। तो सेक्शन 4 और 5 के लिए याद करने का सिग्नल है 5 to 7 प्लस 10,000, और सेक्शन 6 के क्लोज ए को जो याद करने का सिग्नल है 5 to 7 है, पर 15 से 1 लाख है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और सेक्शन 3 में तो सिर्फ 3 वर्ष तक की ही सजा थी और 2,000 रुपये तक का फाइन था। अब सेक्शन 7 पे आएंगे कि अगर आप जो पेपर की लूट का काम कर रहे हो, जो पेपर आप लेने वाले हो, या जिस किसी से पेपर आप डिलीवरी करा रहे हो, तो आप कैसे जा रहे हो वहाँ पे? विद इंटेंट टू कॉज हर्ट। आप हर्ट करने की तैयारी के साथ जा रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कि हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो किसी को मारेंगे भी सही, हम किसी को हर्ट कॉज करेंगे, या फिर आप ये सोच के जा रहे हो कि कोई भी आएगा तो बंदूक भी चला देंगे, मर्डर कर देंगे, हर्ट कर देंगे, असॉल्ट का ऑफेंस भी कारित कर देंगे, या किसी को रेस्ट्रेन करना है, रोकना है तो हम रोक भी लेंगे। अगर इन सब तैयारियों के साथ आप जाते हो तो सेक्शन 6A में 3 वर्ष तक की सजा आपको दिखाई पड़ेगी, और शेल आल्सो बी लाइबल विथ फाइन। तो सेक्शन 7 है ये, 3 वर्ष तक की सजा है और 5,000 रुपये तक का फाइन, एंड फाइन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा।
तो ध्यान रखना है। और सेक्शन 8 जो है उसमें वर्ष 2022 में अमेंडमेंट किया गया और इतनी बात लिख दी गई है कि जो सेक्शन 2 की जो शेड्यूल हमने बताई थी आपको कि शेड्यूल में कौन कौन से एग्जाम है, जैसे कि आरपीएससी यूपीएससी कंडक्ट करा रही है, हमारा शिक्षा बोर्ड कंडक्ट करा रहा है, तो उनमें किसी भी एग्जाम को जोड़ने की या घटाने की शक्ति, वो जो लिस्ट बनी हुई है उसमें कुछ चीज़ें जोड़ सकती है स्टेट गवर्नमेंट, कुछ चीज़ें हटा भी सकती है। तो भविष्य में कोई नए एग्जामिनेशन आ जाए तो उनको जोड़ा जा सकता है, उनको हटाया भी जा सकता है। तो इसको एक्ट में उस शेड्यूल को देखना है, जितने आइटम हैं 6, 8 जो भी हैं वो आपको नोटिस में लेने हैं कि ये 8 एग्जामिनेशन वहाँ हैं। कुछ बाद में लगे हैं तो वो भी आपको नोटिस में लेने हैं कि भाई कौन सा बाद में किस सन में किस ईयर में किस डेट में पब्लिश हुआ है। तो वो कुछ चीज़ें आप लोगों को करनी है, कुछ चीज़ें रटने का काम है। सो यू विल डू दैट। कुछ केसेस मैं आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट केसेस इस एक्ट को लेकर कभी कभी सामने आते रहे हैं। तो ममता कुमारी एंड अदर्स वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन 2011। तो आरएलडब्ल्यू का ये मामला है कि एक पेपर्स में हुआ ये कि एक जैसे आंसर्स पाए गए। तो मतलब पूरी क्लास में 80 बच्चों ने एग्जामिनेशन में बैठे हैं तो 50 लोगों ने के आंसर बिल्कुल कॉपी पेस्ट दिखाई दे रहे, सेम टू सेम दिखाई दे रहे। व्हाट डज इट मीन? क्या अर्थ हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ है कि एक कॉपी पूरे हॉल में घूम गई है, एक ही चीज से कॉपी हो गया है सब कुछ। तो अनफेयर मीन्स सामने दिखाई पड़ रहा है और अनफेयर मीन्स माना इसे और पनिशमेंट मिला। फिर हम बात करें अजय प्रकाश मोहर वर्सेस स्टेट 1994 राजस्थान का ये केस है, CRLR से जुड़ा हुआ। अनुचित साधनों का प्रयोग करना ही नहीं अपितु उनका प्रयत्न करना भी अपराध है। ये जरूरी नहीं है कि आपने अनफेयर मीन्स को यूज ही कर लिया, आप अटेम्प्ट कर रहे थे, आप जेब से निकालने की कोशिश कर रहे थे, टीचर ने पकड़ लिया, तब भी आपको सजा मिलेगी। आप ये कह के नहीं बच सकते कि साहब मैंने तो चीटिंग करी नहीं, मैंने तो फिलहाल देखा ही नहीं उसे। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। श्रवण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। नाम तो श्रवण कुमार है लेकिन देखिए काम अनफेयर मीन्स का है। श्रवण कुमार तो आप सब जानते हैं, मैं भी बहुत श्रवण कुमार की रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि श्रवण कुमार एक ऐसे पुत्र हुए कि माता पिता की सेवा कर जो हर्षाता है, पुत्र धर्म की असली कीमत श्रवण कुमार चुकाता है। लेकिन यहाँ श्रवण कुमार ने कुछ और ही काम कर दिया है। यहाँ उन्होंने परीक्षाओं में अनफेयर मीन्स कर दिए, अपने नाम के विपरीत काम करते हुए दिखाई पड़े हैं यहाँ पर श्रवण कुमार। तो केवल प्रश्न पत्र से संबंधित विषय वस्तु की बरामदगी का गठन अपराध नहीं है, इसे तैयारी कहा जाए। तो जो सब्जेक्ट मैटर है, जो प्रश्न पत्र है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है उसको रिकवर किया कहीं है, तो ये अपराध का गठन नहीं करा रिकवरी। लेकिन अगर कहीं पे ये था तो कहीं न कहीं कुछ तैयारी होने, कहीं सब्जेक्ट मैटर, मान लो कल को एग्जाम होने वाला है और उसके पेपर मेरे पास पड़े, रिकवर हो गए, तो आज आने वाले महीने भर बाद कोई एग्जाम होना है, 15 दिन बाद कोई एग्जाम होना है, उसका पेपर मेरे ऑफिस में क्या कर रहा है और मेरे ऑफिस से बरामद हो गया है, तो कहीं ना कहीं मैं अनफेयर मीन्स का अटेम्प्ट कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं पेपर लीक करने वाला हूं, बेचने वाला हूं, कुछ करूंगा, तो ये भी पनिशमेंट मिलेगा। यहां कंवर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो कंवर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1998 का एक मुकदमा है। इसमें हथेली पे कुछ लिखा दिया, पकड़ लिया एग्जामिनर ने, लेकिन जो लिखा हुआ जो चीज थी ना वो क्लियर नहीं थी, अस्पष्ट थी, दिखने में नहीं आ रही थी, टीचर भी उसे नहीं देख पा रहा था। ये बात रिकॉर्ड पर ली गई और ये केस चला। तब जब ये केस न्यायालय में चला तो न्यायालय ने इसे अनफेयर मीन्स का प्रयोग न मानते हुए, संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, एक्विटल कर दिया कि साहब ये तो कुछ नजर तो आ ही नहीं रहा, इसमें क्या अनफेयर मीन्स का प्रयोग हुआ। अब पता नहीं, कई बार होता है, हमारी आदत होती, कई बार पेन होता है, पेपर नहीं होता, तो हम कुछ भी तारीख लिखनी हो, हम वकील लोग हैं, हम तारीखें अक्सर, पेपर नहीं होता तो हम हाथ पे लिख देते। तो मान लीजिए हम एडवोकेसी में हैं, कोई एग्जाम देने जाना है, 2 बजे एग्जाम है, मेरे हाथ पे कोई तारीख लिख दी
और वो ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ रही है, अब वो पसीने के कारण गर्मी में साफ भी होगी। तो एग्जामिनर ने एक बार तो मुझे पकड़ लिया कि अनफेयर मीन्स का उपयोग मैंने किया है, लेकिन कोर्ट यहाँ मुझे संदेह का लाभ दे देगा। मैं अगर ये कहूँ कि तारीख थी, या मैं ये कुछ ना कहूँ कि क्लियर नहीं है साहब, क्या चीटिंग होगी इसमें, तब भी हो जाएगा। तो ये कुछ केसेस आपके सामने रखे। गुलाब चंद मीणा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स 2006 का ये मुकदमा है। परीक्षा के आवेदन जो हम भरते हैं ना, जो हम परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, और उस फॉर्म में अगर हमको कई बारी ये एक सूचना देनी होती है कि कहीं आपके खिलाफ कोई कन्विक्शन तो नहीं है, आपके खिलाफ कोई दोष सिद्धि तो नहीं है, और अगर दोष सिद्धि है तो हमें उसे टिक करना होता है। अगर किसी ने कन्विक्ट होते हुए, सजाए याफ्ता मुलजिम या दोष सिद्ध होते हुए किसी मामले में, और उसने वहाँ पे इसको छिपा दिया है, इस फैक्ट को कंसील कर दिया है कि नहीं मैं कन्विक्ट नहीं हूँ, तब भी ये परीक्षा में अनफेयर मीन्स माना गया है, अनुचित साधनों का प्रयोग माना गया है। तो ये था आपके सामने राजस्थान परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रिवेंशन को लेकर जो अधिनियम बनाया गया, उससे महत्वपूर्ण बातें, और मेरा मानना है कि सवाल पूछे जाएंगे और सारे ही एस्पेक्ट आपके सामने रखे हैं। मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटर्स को मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही आने वाले समय में और वीडियो आपके सामने एपीओ के एग्जामिनेशंस को, छोटे छोटे माइनर एक्ट को लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए।